थैंक यू। नमस्कार। पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अधिकार की छठी कड़ी में मैं माधवी गांगल, डांस टीचर ऑफ श्रुति स्कूल, आप सबका स्वागत करती हूँ। इस साल श्रुति स्कूल और हर्षु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम हो रहा है। आइए जानते हैं हम आज के मेहमान के बारे में। हमारी मेहमान का नाम है मिस अपूर्वा जोशी। वो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट है, लेकिन वो खुद हियरिंग इम्पेयर्ड भी है, वो भी प्रोफाउंड लॉस में। उनका कहना ये है कि उनके पेरेंट्स के अपार मेहनत से और अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन से वो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट बन पाए। आज वह अस्पताल, स्कूल तथा खुद के क्लिनिक में प्रैक्टिस करती है, और वो भी हियरिंग एड लगा कर। तो लेट्स वेलकम हर। अपूर्वा जी, आपका स्वागत है। एवरीथिंग इज गुड। नमस्कार। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ अभी प्रेजेंटेशन के लिए? Yes, you can screen share. Okay, thank you. Yes, we can see your screen. Yeah, okay. नमस्कार। आज का ये टॉपिक है बीइंग अ डेफ, माय एक्सपीरियंसेस। मैं अपूर्वा जोशी दामले, मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैंने ऐसा सोचा कि जब भी ये टॉपिक मुझे दिया गया तो मैंने सोचा कि मेरे अनुभव क्यों ना मैं खुद के फोटोज के साथ मेरी जो अभी तक का प्रवास है, मेरी जो कहानी है, संघर्ष है, वो मैं मेरे फोटोज के साथ आपके साथ अनुभव शेयर कर सकूं। इसलिए मैंने मेरे खुद के फोटो जितने भी मुझे मिल गए, मेरे माँ के एल्बम के हिसाब से जो मैंने चुन के मैंने बनाई है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी माधवी मैडम ने कहा कि ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट में बन पाई, मैं खुद हियरिंग एड लगाती हूँ दोनों कानों में। अभी आपको ये सवाल तो मन में आया होगा कि कभी से, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन जो होता है, जितना जल्दी आप निदान कर सके, जल्दी इलाज कर सके, अच्छे की मेहनत ले सके, तो ही अच्छे पल मिलते हैं। तो मेरा जन्म हुआ 1992 में, और तभी ये जो टाइम था, तभी तो किसी को पता भी नहीं था कि सुनने की दिक्कत होती है तो उस पर क्या इलाज करते हैं, इसका निदान कैसे करते हैं। तो जब भी मैं 7-8 महीने की थी, तभी मेरे माता पिता को ऐसे समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा ध्यान एक ही जगह पे दे रही है। कुकर की चिट्टी बज गई या फिर घर की बेल बज गई, डोर बेल बज गई, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे माँ की तब आवाजों पे ध्यान देते हैं और मुड़ के देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे मुझमें मेरे पेरेंट्स को नहीं दिख रहा था, तो तभी उनको ऐसा लगा कि क्या हो रहा होगा, ये क्यों करती होगी, कुछ दिक्कत तो नहीं होती होगी। इसलिए मेरे माता पिता ने डॉक्टर को दिखाया। तो पहले जो 1-2 महीने ऐसे थे ना, कि कोई डॉक्टर ने ऐसे ही बताया भी गया कि कोई बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसा होता है, आप रुकिए, आप देखिए। पर नहीं, जो माँ होती है उसको अपने बच्चों के बारे में बराबर पता चलता है। थोड़ा भी कुछ गलत हो, थोड़ा भी सही ना हो, तो सबसे ज्यादा इसका इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जो मन में ख्याल आता है या फिर कुछ डाउट लगता है, वो सबसे पहले माँ को आता है। तो मेरी माँ को समझा कि नहीं, ये कुछ तो अलग लग रहा है, हमें इसका बराबर जांच कराना ही चाहिए। तभी बांद्रा में अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, वो भी किसी को पता नहीं था, तो वो ढूंढने में ही 2-3 महीने लग गए। तभी आज के टाइम जैसा है, इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, सब एक क्लिक पे जल्दी मिल जाता है, वैसा तभी नहीं था। तो 4-5 लोगों के साथ पूछताछ करके या फिर इंक्वायरी करके, किसी को पूछ के, वहां पे जाके देख के भी समझ में आया कि ऐसी एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे सिर्फ जिस बच्चों को या फिर जिस आदमी को सुनने की दिक्कत होती है, वहां उनके इलाज किए जाते हैं। तो फिर वहां जब भी गई मैं अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट में खुद का निदान करने के लिए, जांच करने के लिए, तभी मेरी उम्र थी 10-11 महीने। तो
एक ही दिन में तभी जांच हो गई, समझ में आया कि दोनों कान में अति तीव्र सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। मुझे मशीन लगानी पड़ेगी। सिर्फ मशीन लगाने से नहीं होगा, मशीन सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करती है। तो मशीन लगाने के बाद हर एक अक्षर, हर एक शब्द, वाक्य सबकी पहचान होने से फिर बाद में बोलने की प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, ऐसा बताया गया। अभी ये तभी समझा, तभी बहुत ही दुख हुआ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरी मम्मी पापा को कि क्या करना है अभी। तो और लोगों को मिलके सब देख के फिर ऐसे समझ में आया कि दो ऑप्शन थे। एक तो मशीन लगा के हमेशा के लिए बहुत इंटेंसिव थेरेपी जो होती है वो देनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरा एक था कॉक्लियर इम्प्लांट। हाँ, मेरे टाइम में भी कॉक्लियर इम्प्लांट था, पर 2-3 बच्चों में दिखाई थे। 2-3 बच्चे जैसे देखे थे या फिर सुने थे कि उनका इम्प्लांट हुआ है, वो इम्प्लांट से अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। पर मेरे मम्मी पापा ने ऐसे सोचा कि ये जो ऑप्शन है ये एक तो अफोर्डेबल भी नहीं है, ज्यादा कॉस्ट है, दूसरा इसका कितना लोगों में असर हो रहा है, दिख रहा है, वो बहुत ही कम परसेंटेज था, बहुत ही कम प्रमाण था। इसलिए मेरी मम्मी पापा ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम इसको हियरिंग एड लगाएंगे। हियरिंग एड लगाने से लगातार थेरेपी, कान पे ज्यादा से ज्यादा शब्द पढ़ने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो तब मेरी मम्मी पापा ने ले ली और वहां से मेरा प्रवास शुरू हो गया। अभी मैंने जो बोला मेरे मम्मी पापा के बारे में, ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरा सब कुछ है, मेरी ताकत है। अगर उन्होंने ये डिसीजन तभी नहीं लिया होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा बोल नहीं पाती, इतना अच्छा सुन नहीं पाती। एक बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे अच्छे से ये दुनिया में आगे लेने के लिए इंस्पिरेशन दे दिया। मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, अभी वो 20 साल का है, वो आने के बाद भी मेरी ये जो कहानी थी, ये संघर्ष, वो रुका नहीं। मैं वैसी अच्छी तरह से मम्मी पापा के साथ सब करती रही। और फिर शालेय जीवन की शुरुआत, हर बच्चों की शालेय जीवन की शुरुआत नर्सरी में होती है, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं। पर मेरे हिसाब में, मेरे इसमें 1.5 साल की उम्र में मेरी शालेय जीवन की शुरुआत हुई। इतना जल्दी शालेय स्कूल में जाना शुरू हुआ। पहली जो स्कूल थी वो विकास विद्यालय, जो स्पेशल स्कूल थी, उसमें पहले 3-3.5 साल मेरे बीत गए। दूसरी थी वो संस्कृत पाठशाला, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। तीसरी थी वो खाऊ की पाठशाला। एक ही टाइम 3-3 स्कूल करके फिर वापस घर पे आना, फिर घर पे वापस वही सब प्रैक्टिस करना। और ये प्रैक्टिस के बारे में बोलना चाहती हूँ कि ये इतना अच्छा अनुभव था कि मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे एक ही जगह पे बैठो, चलो अभी थेरेपी करो, थेरेपी की प्रैक्टिस करो, सुनने की प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं किया। जो पूरे हमारे डेली लाइफ में जो भी प्रसंग आते हैं, जो भी मोमेंट्स होते हैं, वो सब में मैं सीख गई। जैसे कभी सुबह उठे, चलो अभी मशीन लगाओ, मशीन लगाने के बाद आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए तो मम्मी को पूछो, बताओ मम्मी दूध चाहिए मुझे, दे दो। इशारे कम, सुनना ज्यादा, बोलना ज्यादा, इस पर ज्यादा भर दे दिया, इस पे ज्यादा फोकस रखा था। इसकी वजह से ये तीनों स्कूल में जो जो सिखाया जाता है वो, और घर पे आने के बाद मम्मी पापा के साथ बातचीत करना। वॉल पे ना ऐसे पिक्चर्स लगा के रखे थे, जैसे वो विमान और आई, मतलब वो पिक्चर देख के, साउंड सुन के फिर बात करना, सबका एक अच्छे तरह से मिलाप हो गया था। और मैं तभी कल्याण में रहती थी, तो कल्याण ये विकास विद्यालय स्कूल थी दादर में। तो रोज का हमारा ट्रेन का ट्रैवलिंग था, ट्रेन का प्रवास था। तो ट्रेन में भी मम्मी ने बिल्कुल चांस छोड़ा नहीं मुझे सिखाने का। कोई भी बैठे हैं तो वो आंटी ने क्या पहना है, लाल रंग का पहना है, ये कौन सा है, ये नीला रंग है। मतलब जो भाषा का जो विकास होता है, इसको एप्पल कहते हैं और इसको मैंगो कहते हैं, ये हमें पता है। बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते, जो सुनने की कोशिश कर रहे हैं मशीन लगा के या फिर लिप रीड करके, उनको एप्पल क्या होता है ये पहले बताना पड़ता है, फिर मैंगो क्या होता है ये बताना पड़ता है, फिर एप्पल और मैंगो दोनों अलग है। इससे शुरुआत होती है भाषा विकास की। ये जो इतना आसान तरह से, इतना नॉर्मल हुआ कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मम्मी मुझे कुछ अलग सिखा रही है, फिर कुछ अलग तरीके से बता रही है। इतना नेचुरल से ये सब चल रहा था। जो मैंने बताया श्री वत्सबाल मंदिरम, ये संस्कृत की पाठशाला थी। वहां पे संस्कृत श्लोक पठन, संस्कृत में बात करना, संस्कृत के उच्चार बहुत अच्छे होने में मेरी
मदद की संस्कृत भाषा ने। और फिर 3.5-4 साल की थी तभी काफी अच्छे से बोलने लगी थी मैं। विकास विद्यालय की जो प्रिंसिपल थी, मैडम थी, उन्होंने बताया कि ये अभी अच्छी से बात कर रही है, उसको अभी के अभी नॉर्मल स्कूल में डाल दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, यही पे रहेगी तो बाकी बच्चों की तरफ देख के, इशारे देख के वो इशारे भी और डेवलप करेगी। वो हमें नहीं होना चाहिए। उसका अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है तो वो और अच्छे होने के लिए उसको यहाँ से भगा दो और नॉर्मल स्कूल में डाल दो। तो नजदीक ही दादर में आईएएस करके नॉर्मल स्कूल थी एशलेन की, और हम तभी कल्याण से दादर में वर्ली में शिफ्ट भी हो गए थे, तो मैंने वो स्कूल में एडमिशन ले ली। वो स्कूल में एडमिशन लेते वक्त भी मेरे मम्मी पापा ने यही सोचा था कि उसको नॉर्मल लड़की की तरह ही सभी जगह पे ट्रीटमेंट मिलनी ही चाहिए। मेरी बेटी मशीन लगाती है, मेरी बेटी में कुछ अलग है, इसलिए मैं कुछ अलग एजम्पशन ले लूं, अलग चूक ले लूं, ऐसा कभी भी उन्होंने सोचा नहीं। तो इसी तरह से नॉर्मल बच्चों के स्कूल में मेरा प्रवेश हुआ। वहां पे स्कूल में डालते हुए भी 1 साल पहले ही डाल दिया था, क्योंकि वहां पे मम्मी पापा को लगा कि अगर आगे जाके उसको कुछ तकलीफ हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, तो वापस पीछे आके पहले से शुरू करने से बेटर अभी 1 साल पहले, 1 साल जो नीचे का जो सीनियर केजी के नीचे जूनियर केजी जो होता है क्लास, उसी से हम वापस शुरुआत करते। उसका पढ़ाई रिपीट हुआ तो भी चलेगा, पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह से मैं जाने लगी। तो तभी वो टाइम तो हियरिंग एड था, वो पॉकेट मॉडल था, जैसे 2 डब्बी होती है, उसको वायर होती है, वो कान में लगानी होती है। अभी बहुत सारे पेरेंट को पता भी नहीं होगा कि ऐसा है, पर हाँ मैं ये तब में जैसे हियरिंग एड के जो इवोल्यूशन था, हियरिंग एड का भी जो प्रवास था वो भी मेरे तरफ से जा रहा था। तभी पॉकेट मॉडल था, मैंने पहले 4-5 साल पॉकेट मॉडल पहना। पॉकेट मॉडल अच्छे से रहने के लिए आप फोटो में देख सकते हैं, जो ब्राउन कलर का मैंने लगाया है वो हार्नेस है, इसको हार्नेस बोलते हैं। दूसरे फोटो में आप देखोगे तो जैकेट है, जैकेट को पॉकेट थी। मेरे मम्मी ने वो ऐसे बनाए थे, घर में सुई मशीन था तो मम्मी बनाती थी कि हार्नेस जैसा बना के रखती थी ताकि वो पॉकेट मॉडल बराबर बैठ सके। मम्मी ने कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि पॉकेट मॉडल पहन रही है तो बहुत शर्म आती है तो फिर उसको छुपाओ या फिर उसको कुछ अंदर डालो। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे थे कि जो अपने टॉप के अंदर रखते थे ताकि किसी को दिखाना ना चाहिए। क्यों दिखाने का, ये तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है, उसको छुपाने की क्या जरूरत। हाँ मैं लगाती हूँ मशीन, उसमें क्या है। तो मेरे मन में कभी ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं, मन में ऐसा लगता है कि क्यों मैं लगा रही हूँ मशीन, मशीन की शर्म कभी भी नहीं आया है। उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है कि उन्होंने पहले से वो हार्नेस, तो हार्नेस जो ऐसा बैठा है मेरे ड्रेस पे कि मुझे कभी भी लगा नहीं कि मैं कुछ अलग पहन लूं। मुझे अच्छा लगता था, हर एक फ्रॉक के लिए अलग अलग हार्नेस होता था या फिर कुछ जैकेट होता था तो वो मैं पहनती थी। तो उधर ही से मेरी शुरुआत ये भी हो गई कि खुद के मशीन का ख्याल कैसे रखना। ये जो फोटो है, ये जो तस्वीर है, ये मेरी जब भी मैंने मेन स्ट्रीम बोलते हैं नॉर्मल स्कूल में जाने की शुरुआत की तभी का ये फोटो है। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि अच्छा हुआ मेरे मम्मी पापा ने 1 साल पहले के क्लास में, जूनियर क्लास में डाला, क्योंकि वहां पे जो पढ़ाई होती थी वो तो होता था, वो फिर सीनियर केजी का जो होता था पढ़ाई, वो ये दोनों की पढ़ाई मम्मी को मुझे घर पे बैठ के कभी भी करनी नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब शिक्षा का जो पाया था, बेसिक जो एजुकेशन था, वो सब मेरा स्पेशल स्कूल में हुआ था। तो उसका सब रिवीजन था, तो एक बार श्योर हो गई थी मैं कि हाँ ये तब मुझे आ रहा है तो अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा पाऊँ या नहीं। इतना होता है कि स्पेशल स्कूल में 1 साल भी अगर बच्चे गए ना तो बाकी बच्चों के साथ खेलना, वो बच्चे भी मशीन लगाते हैं तो उनको मशीन के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो सिर्फ देखना, ये सब कुछ सीखने को मिला। ये जो तस्वीर है वहां पे तभी बहुत विविध स्पर्धाएं होती थी, जैसे गाना गाना, डांस करना, वेशभूषा स्पर्धा। ये सब स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए मुझे मम्मी पापा ने बहुत प्रोत्साहित किया। मम्मी पापा मैं और उन्होंने प्रोत्साहित किया वो भी एक बात है, और मुझे भी इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इससे क्या हो गया, ये जो स्टेज पे खड़ा होने का जो बेसिक है, खड़ा होने के लिए जो कॉन्फिडेंस लगता है वो मुझे मिल गया।
इसमें आप देखोगे यहाँ पे भज्जी, भाजी वाला, ऐसे अलग अलग वेशभूषा स्पर्धा होती थी। तभी मेरी माँ उसका दिमाग लगा के सोच के मुझे हेल्प करने के लिए बहुत कोशिश करती थी, तैयार करती थी मुझे। श्लोक पठन, वो गीत गायन, वक्तृत्व, ऐसे बहुत कहीं क्षेत्र में मैंने स्पर्धा में पार्ट लिया। अभी आप बताओ, आप बोलोगे कि स्पर्धा में भाग तो लिया, परफॉर्मेंस की तैयारी की आगे, हाँ ये सबसे मुझे खुशी तो मिलती थी, बहुत सारी सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, प्राइजेस भी मिली। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा क्या था, तो स्टेज पे परफॉर्म करने का जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया कि कभी मुझे आज तक कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी स्टेज पे खड़े होकर बहुत लोगों के सामने बात करूं, लोग क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, ये करेंगे, ये मैंने कभी भी सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से वो आदत लग गई थी कि जाना है स्टेज पे, जो कुछ परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करना है, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे करना है, मैं करके खत्म कर दूंगी। तो बाकी बच्चे थे मेरे साथ जो कंपटीशन में रहते थे, वो कोई नॉर्मल भी थे, कोई मेरे साथ जैसे मशीन लगाने वाले वो भी होते थे, पर ये सबके भी आगे जाके मैं कुछ खुद को बता पाई, खुद को मैं प्रूव कर पाई, इसकी जो खुशी थी ना, वो मुझे स्टेज पे मिली। तो हर जगह पे जाके प्राइजेस लेना, ट्रॉफीज लेना, उनसे बातचीत करना, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मम्मी ने बताया, मुझे इतना याद नहीं है, तो मम्मी बताती थी कि तभी 3 स्कूल में मैं जाती थी, तो वो स्कूल में जाने आने के लिए एक आंटी थी, वो आंटी स्कूल में छोड़ती थी, वापस में बेबी सिटिंग के लिए मेरे एक लेलिया जी करके है, उनके पास मैं रहती थी, तो वो आने जाने के लिए वो आंटी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि इतने सारी ट्रॉफी प्राइजेस मिली, तो मैं वो लेके घर आ रही थी मेरे आजी के घर आंटी के साथ, तो तभी किसी ने कुछ देखा तो पूछा, अरे इतने सब प्राइजेस मिली है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ आंटी को बोल दिया। तो आंटी ने वो मेरे मम्मी को बोल दिया, तो मेरी मम्मी बोलती, अरे कितना सब प्राइजेस आप भी ले लोगे, बाकी बच्चों को कोई चांस नहीं दोगे क्या? ऐसा मम्मी बोल के गई थी कि बाप रे कितना लेते, बस अब बाकी बच्चों को भी चांस दे दो। एक टाइम ऐसा आ गया था। ये सब है, आप देखे तो उसमें हस्त व्यवसाय, फिर वेशभूषा, पाठांतर, अभिनय गीत, इसे सब स्पर्धाओं में मिले हैं। अभी इसके बाद जो है वो नॉर्मल स्कूल में तो गई, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक पूरा अच्छे से हो गया। अभी ये टाइम अनुभव अगर बोलेंगे तो 2-3 एक दिमाग में आते हैं, वो मतलब एक मेरी मम्मी ने स्ट्रिक्टली बताया था कि अपूर्वा को बेंच, पहले जो बेंच होता है क्लास में उस पे ही बिठाओ। हमारे यहाँ पे क्या होता है था, बेंच रोल करते थे, एक दिन पीछे का आगे, दूसरे दिन आगे का और आगे, ऐसे चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला बेंच, फिर पहले वाले का वापस पीछे जाके बैठता, ऐसे बेंच पे सब स्टूडेंट रोल होते थे, ताकि सबको चांस मिले आगे बैठने का और पीछे बैठने का। तो मेरी माँ ने स्ट्रिक्टली बताया था कि नहीं, उसको पहले बेंच पे ही बिठाओ, ताकि वो अच्छे से देख पाएगी, बोर्ड पे क्या लिखा है अच्छे से सुन पाएगी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ना हो जाए। ये सब में भी मैंने एक दिन ऐसा क्या बोलते हैं पागलपंती की थी, मैं खुद जाके पीछे बेंच पे बैठी थी, नहीं मुझे पीछे बेंच पे बैठना है, क्यों मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठूं। तो मैं चली गई, मैंने बताया मैडम को, टीचर को बताया था, और मैं चली गई पीछे जाके बैठी। वो जो 2 घंटे में बैठी थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि क्यों मेरी माँ मुझे बोलती थी। कभी ऐसा होता है ना, अपनी माँ में बहुत बोलती है, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक माँ जो बोलती है वो समझ में नहीं आता है। वो वही हुआ, मुझे 2 घंटे में कुछ भी समझा नहीं, पूरा लास्ट बेंच में बैठी थी। लिप रीड करके करके भी कितना करूं, लिप रीड को भी कोई तो लिमिट होती है, सब हम लिप रीड नहीं कर सकते और सबके सब हम नहीं सुन सकते, वो भी एक बात है। तो फिर दूसरे दिन मैंने सोचा कान को खड़ा, नहीं मम्मा ने बताया है पहले बेंच पे बैठना है, वो मेरे सही के लिए, मेरे भलाई के लिए है, तो मैं आगे ही बैठूंगी। उसके बाद फिर पहले बेंच मेरा कभी छूटा नहीं, मेरे फ्रेंड चेंज होते थे, आज ये वाली फ्रेंड है, कल दूसरी वाली, वो फ्रेंड चेंज होते थे, तो वो एक खुशी होती थी कि हमेशा अलग अलग तरह के फ्रेंड बाजू में आके बैठते हैं, वो एक हो गया। दूसरा, वहां पे भी स्पर्धा होती थी, पिकनिक होती थी, तो मैं मशीन लगा रही हूँ, मम्मा ने मुझे बताया गया था कि मशीन कैसा ख्याल रखना है, कैसा रखना है, मशीन क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, मशीन गिर गया तो कैसे करना है, ये सब देख के ऑब्जर्व करके समझ में आ रहा था।
पर बाकी बच्चों का क्या? बाकी बच्चे जो होते थे जिनको पता था कि हाँ ये मशीन लगाती है, हमारी फ्रेंड है, उसको कुछ करना नहीं है, धक्का देना नहीं, ज्यादा मस्ती नहीं करनी है, जो पता था वो बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करते थे। मैडम थी, सर थे, वो भी कोऑपरेट करते थे। मेन स्ट्रीम का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल स्ट्रीम में हमें इन्वॉल्व करना, वो बहुत अच्छी तरह से हुआ था। मुझे ऐसा कोई भी सीन, कोई भी प्रसंग याद नहीं जहाँ पे मुझे किसी की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, दिक्कत हुआ है, बहुत लोगों ने चिढ़ाया है या फिर अकेले में छोड़ दिया है, ऐसा कभी भी हुआ नहीं। बहुत अच्छी बात है ये। पर ये सब में ना क्या होता है, दिस इज अ टू वे क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, उनसे भी वो आना चाहिए, उन्होंने भी उतनी मदद की, उन्होंने भी इतना कोऑपरेशन दिखाया, इसलिए ये हो गया। हाँ, मेरे बिल्डिंग में जो नीचे थे कोई अलग कम्युनिटी के जो होते हैं या फिर अलग सोच के जो बच्चे होते, वो कभी भी चिढ़ाते थे। जो टॉम डिक एंड हैरी नाम करके मूवी आ गई थी, तभी तभी टॉम जो था वो बहिरा दिखाया था, जिसको सुनाई नहीं देता ऐसा दिखाया था, तो मुझे वो नाम से चिढ़ा रहे थे। तो वो टाइम फिर मैं गुस्सा हो गई थी, घर पे आके मम्मी को बोली, मुझे लगा मम्मी जाएगी नीचे उनको बोलेगी कि क्यों आप अपूर्वा को ऐसे बोल रहे हो। तो हुआ कुछ उल्टा। मम्मी ने मुझे कहा, जो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो बात कही, जिस बात पे वो चिढ़ा रहे थे, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तू सुन नहीं सकती है, मशीन निकाला तुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ये तो गलत गलत नहीं, ये तो सही है ना। पर तू मशीन लगा के अच्छे से सुन सकती है, लोगों से बात कर सकती है, कॉन्फिडेंटली कई जगह पे जा सकती है। अभी ये बात पे खुश रहना है या फिर मशीन निकाल के सुन नहीं सकती है, ये बात पे उदास होना है, ये तुम्हारे हाथ में है। तभी मुझे समझा कि हमेशा हर तरह मम्मी मेरे पास सामने नहीं आएगी, मम्मी मेरे लिए लोगों को झगड़ने के लिए नहीं आएगी, खुद की लड़ाई है, मुझे खुद से ही लड़नी होगी। उसके बाद फिर वो चिढ़ाते थे, वो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर कुछ टाइम वो बंद भी हो गए। अभी तो मुझे याद भी नहीं है वो फ्रेंड कहाँ है, क्या करते हैं। मेरा कहने का ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम जो होता है, ये सिर्फ एक नहीं, ये पूरा टीम वर्क है, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा थी, टीचर्स थे, फ्रेंड्स थे, ये सबकी वजह से मैं अच्छी से मेन स्ट्रीम से आगे जा सकी। अभी आया तो 10वीं 12वीं परीक्षा के मार्क्स। 10th में मेरी मम्मी पापा ने कहा था, तू जो पढ़ाई करेगी इतना मार्क्स मिला उतना काफी है, हम तुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे कि इतना ही मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। तो मैं पूरा रिलैक्स थी। स्कूल में जो प्रिंसिपल थे वो बहुत पीछे पड़े थे कि तू खुद मशीन लगाती है, तो फिर वो जो कैटेगरी होती है अलग बच्चों की, वैसी अलग स्टूडेंट की, वो कैटेगरी में तू जा और उस कैटेगरी से फॉर्म भर। तो वो फॉर्म में भरने के बाद जब भी मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वो कैटेगरी से तू हाईलाइट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे बाकी बच्चों की तरफ बराबर टाइम लगता है एग्जाम खत्म करने का, लिखने का, तो मैं क्यों करूं। और दूसरा पॉइंट ऐसा था कि बचपन से अभी तक कभी भी मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा टाइम या फिर एक्स्ट्रा टेंशन या फिर एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस पढ़ाई में या फिर बात समझने में, ऐसा कभी नहीं लगा। तो मैं अभी क्यों एक्स्ट्रा हेल्प ले लूं गवर्नमेंट से या फिर बोर्ड से। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जो भी कुछ मार्क्स होंगे उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी, मुझे ये इस फॉर्म से या फिर इस कैटेगरी से नहीं जाना है। ये होने के बाद जब भी 10th का रिजल्ट लगा, 10वीं का रिजल्ट लगा, तो तभी समझा कि 91.23 मार्क्स मिले मुझे। तो इतने मार्क्स मिलने के बाद बहुत तो खुश तो बहुत लोग हो गए, सब हो गए, प्रिंसिपल भी खुश थी, वो आके मुझे बोले भी कितना अच्छे मार्क्स मिले, अच्छा है तूने वो कैटेगरी ना चुन के भी इतना अच्छे से मार्क्स तू हासिल कर दी, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लोग बोलेंगे, लोगों का जो काम है वो बताएंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, पर अपने हमें समझना चाहिए कि हमारे बेटे में या हमारे बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, वही करना चाहिए। मम्मी पापा ने कभी भी मुझे, तभी भी मम्मी पापा ने ऐसे बोला नहीं था कि जो प्रिंसिपल बोल रही है वैसा ही कर, या फिर हम बोल रहे हैं वैसा ही कर, तू डिसाइड कर, अभी तेरी लाइफ है, तेरा सब कुछ है, तो तू डिसाइड करना अभी सीखना चाहिए। तो ये होने के बाद 12वीं साइंस स्ट्रीम में मुझे जाना था, 11th में, क्योंकि कॉमर्स में तो मेरा कुछ इतना जमता नहीं था, और आर्ट्स में जाने के लिए कोई एक ऐसा बोलते हैं कि कोई एटलीस्ट एक बहुत अच्छी सी लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर बहुत कोई अच्छे सा आर्ट बोलते हैं, कला जो होती है वो आनी चाहिए। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मेरी मराठी अच्छी है, मैं पोएम करती हूँ, इंग्लिश भी अच्छा है, संस्कृत अच्छा है, पर वो सब थोड़ा 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 थोड़ा।
आर्ट्स में जाने के लिए, उसका एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने साइंस चुनाया। ये जब भी मैंने 11वीं 12वीं में थी, तभी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था कि मैं ये समाज का एक कुछ लगती हूँ, जो एक मेरा रिश्ता है, मैं कुछ समाज को भी दे दूं। अगर आज ये समाज में अच्छे प्रोफेशनल्स है, अलियाजम जैसी इंस्टीट्यूट है, उसकी वजह से मेरा इतना अच्छा हो गया, तो उसका कुछ रिटर्न में मेरे खुद के काम से मैं दे दूं, ये दिमाग में था। और वो दिमाग में मेरे कई साल पहले से वो था कि मुझे ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट का जो क्षेत्र है, ये जो फील्ड है, वो मुझे बुला रहा है। मुझे ऐसा फील होता था, तो तो फिर मैं क्यों ना हो जाऊं। अगर मैं इतना यहाँ तक कर सकती हूँ, तो मैं जिस तज्ञ की कर्णबधिर बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए जरूरत होती है, मैं वही तज्ञ क्यों ना बन जाऊं। मम्मी पापा ने तो सपोर्ट किया था, पापा ने बताया था तू इस फील्ड में जा रही है, अगर आगे जाके कुछ हो गया, आगे जाके तुझे ऐसा लगा डिप्रेशन आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, ऐसा लगा है तो छोड़ दो, पीछे आओ और सिंपल जो बेसिक ग्रेजुएशन होता है, बीएससी बीकॉम व्हाटएवर जो होता है, वो अच्छे से करके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ। इतना मुझे पापा ने मुझे बताया था, पापा ने मुझे प्रॉमिस भी लिया था, मैंने वो प्रॉमिस दिया था। मुझे पता था कि ऐसा टाइम शायद नहीं, ऐसा वक्त तो नहीं आ पाए, नहीं हो जाए। तो फिर ये होने के बाद मैंने ऑडियोलॉजी पैथोलॉजी BAHLP के लिए 4 साल का होता है, फिर उसके बाद 2 साल का मास्टर्स था, वो भी मैंने किया, अच्छी तरह किया। ये सब करते वक्त मैं खुद मशीन लगा रही हूँ, अलिया जब मैं घूम रही हूँ, तो बहुत लोग मेरी तरफ देखते थे, बहुत पेशेंट आके रुक के मुझे बताते कि मैडम आप भी मशीन लगा रहे हैं, आपको भी जांच करनी है तो आप करा सकते हो। उनको पता नहीं था कि मैं वहां की स्टूडेंट हूँ। ये था। और दूसरा था वो वहां के जो प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर पे मतलब वो प्रोफेसर इतना शॉक हो गए थे मुझे देख के, मेरे साथ बात करते हुए मुझे बोलते थे तुझे इतना लॉस है, लगता तो नहीं है, इतना 90-100% लॉस होकर तेरा स्पीच इतना क्लियर कैसा है। तो मैंने उनको बताया था कि मेरी फाइल तो यहाँ पे है अलियाजम में, इसमें होम ग्राउंड, तो आप उसका देख सकते हैं फाइल, और फाइल में देख के रिपोर्ट देख के बता सकते। तो उन्होंने फाइल देखी, उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना लॉस है, इतना जल्दी इलाज करवाया है, 5-6 साल की मेहनत है, ये मेहनत करके ये लड़की अभी इसी फील्ड में हमारे साथ आ रही है, हमारा एक फील्ड का एक पार्ट हो रही है, इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर ये तो प्रोफेसर की बात हो गई। दूसरी बात जो थी, वो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे बताते थे, पूछते थे कि अरे ये जो टॉपिक है इसमें ऐसा ऐसा है, तो वह कैसे किया, तूने कैसे किया होगा। मतलब मेरे एक्सपीरियंस को मैं जो पढ़ती हूँ, मैंने जो पढ़ाया था, सीखा था, उसके साथ कोरिलेट करने का बहुत अच्छा मौका मुझे वहां पे मिला। कई बार तो ऐसा हुआ है कि इतना आवाज आता था, इतना शोर होता था, मुझे पढ़ाई करनी थी, कभी भी मैं फोकस नहीं कर पाती थी। तो उसी टाइम मैंने फिर मशीन बंद करके पढ़ाना शुरू किया था, मैं पढ़ती थी मशीन बंद करके। तो दोस्त फ्रेंड जो थे, कलीग थे, वो मेरे पूछते थे सुन क्यों नहीं रही है, तो मैंने बताया नहीं, मैंने मशीन तो बंद कर दी है। नहीं मशीन बंद कर दी, अरे कितना अच्छा तेरे पास ऑप्शन है कि कुछ कोई डिस्टर्ब कर रहा है कुछ, वो तो अच्छे से कर सकती है। मैंने बोला हाँ, मैं अच्छे से सोती भी हूँ, क्योंकि सोते वक्त मशीन निकाल देती हूँ, तो सुबह नींद इतनी अच्छी आती है, कुछ आवाज नहीं, पटाखे वगैरह कुछ बाहर कुछ फायर क्रैकर्स हो रहे हो या फिर कुछ बड़ा शोर हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसका भी कुछ मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं मशीन निकाल के कभी भी सो जा सकती हूँ। अभी ये जो है, मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कर ली थी, मास्टर्स के लास्ट ईयर में थी, तभी से ना जैसे लोगों को समझ में आया था कि ऐसी लड़की है जो मशीन लगाती है और ये ऑडियोलॉजिस्ट हो गई है, और इसमें ही उच्च शिक्षण जो बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी कर रही है, तो लोगों को समझने लगा। तो ऐसे ही मुझे G24 करके जो है चैनल, उसी चैनल से मुझे फोन आया था कि जिंदगी मिलेगी दोबारा, ऐसा हमारा कार्यक्रम होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें आप पार्ट लोगे क्या, हमें अच्छा लगेगा, हम अगर आपको बताते हैं कि आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो ये मेरा सबसे पहला जो था जो टीवी पे आया। बचपन में तो कई बार लोगों ने पूछा था, बताया था, बचपन में मेरा आकाशवाणी रेडियो पे भी मेरा खुद का एक संस्कृत में भाषण हो गया था। तो ऐसे जगह पे मैं एक्सपोज हो चुकी थी, पर किसी को
ये तो सबसे पहला ऐसा था कि एक ही टाइम घर में बहुत सारे घर में मैं पहुंच गई, बहुत लोगों को मेरे मेरे बारे में पता चला, पहचान बन गई मेरी। ये मराठी में था, उसके बाद इंटरव्यू इंग्लिश में भी हो गया मेरा, उसके बाद हिंदी में भी हो गया। ये तीनों इंटरव्यूज होने के बाद देश के दुनिया के कई सारे लोग मेरे से जुड़ गए, मुझे बताने लगे कि मैडम आप जो करते थे, मैं अभी आप मेरी बेटी में आपको देख रहे हैं, मेरी बेटी को बेटे को भी आपकी तरफ बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा हौसला मिला, बहुत उम्मीदें बढ़ गई हमारी, ऐसे कई सारे फीडबैक मुझे आए। फिर ये सब था, फिर इंस्पिरेशन जो बोलते हैं, प्रेरणा, तो मेरी तरफ प्रेरणा स्रोत जैसे दिखाते हैं लोग, बताते हैं कि मैडम आपसे सिर्फ 2 मिनट मिलके भी मुझे बहुत अच्छे से इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो ये जो इंस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन देना, लोगों के साथ बात करना, ये भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैं वहां के अनुभव तो इतने हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं उनके आंखों में दिखता है कि वो कितना महसूस करते हैं कि हमें हमारे बच्चे को कहाँ तक लाना है, क्या लाना है। एक ही टाइम मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चिंता होती है। तो मेरा लाइफ स्टोरी है, मेरी लाइफ की जो कहानी है, वो सुन के उनके मन में एक रौनक आती है, होप आते हैं कि हाँ अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, अगर ये मैडम यहाँ तक आती है तो मेरे बच्चे भी आएंगे। तो कई जगह पे, पुणे, डोंबिवली, दादर, अकोला, महाराष्ट्र में बहुत जगह पे मुझे बुलाया गया है, और मैं वहां पे उनको बताती थी मेरे बारे में मशीन लगा के कि मैंने कैसे किया। हाशु आडवाणी स्कूल में भी मैं आई थी, यहाँ पे तो मेरा प्रेजेंटेशन हो गया था जो पेरेंट्स के लिए था, सक्सेस मंत्रा, कि कैसे पेरेंट्स ने करना चाहिए। अभी मैं जो यहाँ पे हूँ, मैं सब श्रेय मेरे मम्मी पापा को देती हूँ। मम्मी पापा तो कहते हैं कि तूने भी उतना कोऑपरेशन दे दिया इसलिए हम कर पाए, वो भी सही है। बच्चों से सही तरीके से उनका भी कोऑपरेशन हमें खींचना चाहिए, उनका अटेंशन खींचना चाहिए, और वो होता है तो सबका मिलाप होता है। जो पहले जो समझ में आना, फिर एक्सेप्ट करना, फिर उस पर जल्दी से जल्दी इलाज करवाना, फिर अच्छे से मन में फोकस रह के इस पे काम करना, ये सबका अच्छा फल मिलता है। पेरेंट्स से बात करना, अभी मैं आपके साथ ही बात कर रही हूँ, अगर मीडियम कोई अलग हो फिर भी आपके साथ ही मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ। उसी की तरह मैं बहुत पेरेंट्स के साथ मिलती हूँ, उनके भीतर बहुत सवाल होते हैं, मन से पूरे के पूरे टूट जाते हैं। उनके साथ बात करना, उनको विश्वास दिलाना कि अगर मैं भी एक मिसाल हूँ, अगर मैं यहाँ पे हो सकती हूँ तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे, पर आपको उनके लिए बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, मन से बहुत स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। ये सब है तो ही आप कुछ ना कुछ तो हासिल कर सकते हैं। ये जो अनुभव था, ये मेरे लिए अभी भी मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ ट्रेन में या फिर कुछ बस में, कहीं बोलता मशीन लगा रही है, तो फिर मशीन देखने के बाद ना लोग तुरंत हाथवारे या फिर इशारे में बात करना शुरू करते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, पुणे में सुनती हूँ, मैं बोलती भी हूँ, तो वो इतने शौक हो जाते हैं, अरे ये मशीन लगाती है पर इतना अच्छा बोलती भी है। एक क्या बोलते हैं, नॉर्मल अंदाजा होता है, मशीन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो समझ में आता है कि पावर भी ज्यादा होगी। मशीन ऐसे जो कान के पीछे जो मशीन लगाते हैं, वो मशीन लगाने वाले को जनरली लॉस ज्यादा होता है। कान के अंदर वाला छोटा छोटा मशीन होता है, उनका लॉस इतना नहीं होता है जितना हमारा होता है। या फिर इम्प्लांट का जो होता है, इम्प्लांट के साथ दूसरा वो मशीन लगाते हैं, बीटी लगाते हैं। तो ये जो समझ में आता है ना लोगों को, तो उनका पहले मुझे उनको यही बताना पड़ता है कि मैं मशीन लगाती हूँ पर मेरा लॉस बहुत कम नहीं है, कहीं ज्यादा लॉस है, पर इतना लॉस होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे अच्छे से बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सब जल्दी इसका इलाज हो गया, जल्दी सब हो गया। इसलिए ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था, है अभी भी। अभी मैं वही से आपके साथ बात कर रही हूँ। ये मेरा क्लिनिक, खुद का क्लिनिक। अभी आप बोलोगे मैंने खुद का क्लिनिक क्यों निकाला होगा, क्योंकि ये ऐसा एक फेज आई थी ऐसी कि मैं इंटरव्यू दे रही थी, लोग मुझे बताते थे अरे वाह बहुत अच्छा आप मशीन लगा रहे हो, सब कर रहे हो, तो आप मेरे साथ काम कीजिए। उनको क्या लगता था कि वो मुझे काम पे रखेंगे तो फिर बहुत सारे बच्चे अच्छे से इंस्पायर हो जाएंगे, फिर बहुत सारे अच्छे से पेरेंट्स भी कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत सही बात थी। तब मेरे मन में ख्याल है कि मैं खुद का क्लिनिक क्यों नहीं निकालूं।
अगर मैं खुद ही लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ, उनकी तरफ पहुंचना चाहती हूँ, तो मैं खुद का ही क्लिनिक निकालती हूँ। और मैंने एक ही जगह पे निकाला, ये दहिसर में, बोरीवली के नजदीक है, वहां पे निकाला। क्योंकि बोरीवली तक, जैसे मुंबई, अंधेरी, बोरीवली तक बहुत सारे क्लिनिक है, बहुत सारे फैसिलिटीज है, सबको इमीडिएट ट्रांसपोर्ट के लिए भी सब है। पर बोरीवली के आगे जो है, दहिसर, मीरा रोड, विरार, पालघर, ये जो एरिया है, वहां पे ये सब सुविधाएं है बहुत कम मिलती है। तो मैं ऐसी जगह पे शुरू किया कि वहां पे ये फैसिलिटीज की जरूरत ज्यादा हो। तो क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका मैं इलाज कराती हूँ। इलाज कराने के बाद उनको बताना पड़ता है कि कितना लॉस है, क्या है, किस हिसाब से हियरिंग एड की जरूरत है या नहीं है, अगर हियरिंग एड की जरूरत है तो कितनी है, कितनी नहीं है, ये सबका बताना पड़ता है। मेरे क्लिनिक के अलावा हॉस्पिटल्स होते हैं, कर्णवती बच्चों की स्कूल्स होते हैं, वहीं पे भी मुझे बुलाया जाता है, वहां मैं जाती हूँ। तो वहां के अनुभव भी बहुत अलग अच्छे होते हैं कि इतनी दूर से मैडम आई है हमारे साथ बात करने के लिए। हाँ, क्योंकि मेरे मन में ये होता है कि अगर मेरी मम्मी पापा ने जो देखा, वो जो जिस हालात में गए, उस हालात में जाने के बाद क्या होता है, वो सब मैंने नजदीक से देखा है, सुना है। तो वैसे ही बहुत सारे पालक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके मन में एक जो होप, रे ऑफ होप बोलते हैं, रौनक होती है, वो लाने के लिए मैं ये सब करती रहती हूँ कि जितना हो जाए उतने लोगों की तरफ मुझे पहुंचना है। मैं यहाँ तक आई तो मुझे उस बच्चों को भी मेरी तरफ से आगे बढ़ाना है। ये जो फोटोज है, ये तो मेरे अनुभव में सबसे क्या बोलते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस जो था, वो बच्चों की चेहरे पे जो खुशी होती थी, वो आवाज आया, एक आवाज का जो अनुभव होता है, उसका कीमत जो होती है उसकी मुझे पता है। अगर कान में मशीन नहीं है तो मुझे अभी भी कुछ अलग लगता है, मैं बात नहीं करती हूँ, मुझे पता है कान में मशीन नहीं है और मैं बात करूँ तो सामने वाले को समझेगा, फिर भी नहीं, मुझे पहले मशीन लगा ले, मुझे भी खुद का आवाज और ये सब सुनना है। मम्मी पापा ने इतना किया था, एक दिन भी मैं मशीन के बिना रहने वाली नहीं हूं ना, इसका मम्मी पापा ने बहुत ही ख्याल रखा। मशीन खराब हो गई है तो स्पेयर मशीन था, स्पेयर मशीन करो, मशीन खराब हो गई तो तुरंत जाके कंपनी में बताओ, तुरंत मशीन ले लो। मशीन खराब ना होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठंडा पानी नहीं पीना है, मेहंदी नहीं निकालनी है, ये सब मम्मी पापा ने ही खुद बंद कर दिया ताकि मैं उनका अनुकरण ना कर सकूं। अगर उन्होंने ठंडा पानी पी लिया तो मैं भी पीऊंगी, उन्होंने मेहंदी लगाई मम्मी ने तो मैं भी मेहंदी के लिए पीछे पड़ूंगी, जिद करूंगी मुझे ही मेहंदी लगानी है। तो मम्मी ने मेहंदी लगाना ही बंद कर दिया था। मुझे याद भी नहीं मम्मी ने कभी मेहंदी लगाई होगी। जो मेहंदी लगाई थी डायरेक्टली मेरी शादी में, मैंने भी खुद मेहंदी लगाई थी बहुत। मैंने बताया था मम्मी को कि कुछ हुआ सर्दी वगैरह तो मैं खुद का ख्याल रखूंगी, क्योंकि अभी मैं बड़ी हूँ, मैं करूंगी। तभी छोटी छोटी थी तभी मैं ये तब नहीं कर पाती थी। तो मम्मी पापा ने, दादाजी दादी जी सब ने बहुत अच्छी तरह से संभाला, ध्यान में रखा। बहुत बारीक बारीक चीजें होती है, उस पर ध्यान देखिए, पूरा कैसी करेगी, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसको कुछ होगा तो नहीं ना, ये सबका सोच के फिर वो पूरा उनका जीवन उन्होंने बिताया। फिर बहुत जगह पे जैसे मुझे इंस्पिरेशनल स्पीकर प्रेरणा स्रोत करके बुलाते हैं, वैसे भी मेरे काम से बहुत लोगों को उम्मीदें मिलती है, इसलिए समाज उम्मीद देने वाले प्रेरणादायी लोगों का भी सम्मान करता है। तो ठाणे, जलगांव, मुंबई, पुणे, अकोला, बहुत जगह पे मुझे बुलाया गया था, मुझे सम्मानित किया, मेरे साथ बातचीत की। फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन वेबसाइट, ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी मेरी कहानी, संघर्ष लोगों की तरफ पहुंचा। मेरे पापा के ऑफिस में भी जो मैगजीन आता है, वहां पे भी वहां मेरा आर्टिकल ये हो गया था, गाड़ी का लाइसेंस। ये तो गाड़ी का लाइसेंस जो था, मैं मेरे पापा के पीछे बहुत पड़ी थी, जिद कर रही थी कि मुझे गाड़ी, टू व्हीलर चाहिए, मुझे टू व्हीलर चाहिए, मैं टू व्हीलर चलानी है, मुझे सीखना है। पापा ने कहा था मैं दे दूंगा टू व्हीलर, लाइसेंस का क्या करेगी, लाइसेंस मिलता है नहीं मिलता है। मैंने बताया था कि लाइसेंस, हियरिंग डिसेबिलिटी ना बता के लाइसेंस में लेंगे। पापा ने बोला था नहीं, आगे कुछ हो गया तो फिर लोग क्या बोलेंगे, इन्होंने लाइसेंस लिया नहीं। लाइसेंस लेना है तो सही तरीके से लेना है, फिर जो है वो है, मुझे इतना लॉस है,
मैं मशीन लगा के मुझे इतना इतना चुन सकती हूँ, जो प्रोसेस होती है जब में जाके टेस्ट करनी पड़ती है मशीन लगा के कितना सुनाई दे रहा है, ऑप्टिमम जो होता है बेसिक मिनिमम कितना अच्छे से, मैक्सिमम कितना चुन रही है, कैसे कर रहे हैं, उसका जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट लेके मैं आरटीओ में गई, उधर से मैंने लाइसेंस लिया। टू व्हीलर पहली जो थी मेरे पापा ने ली थी, अभी दूसरी जो टू व्हीलर ये जो फोटो में दिखाई दे रही है वो टू व्हीलर मैंने अभी 1 साल पहले मेरे खुद की कमाई से ली। दूसरा जो फोटो दिख रहा है ट्रेन ट्रैवलिंग का, मैं जब भी 10-12 साल की थी तभी से मैं अकेले घूम रही हूँ आराम से, कॉन्फिडेंट एकदम। मुंबई में तो बस से घूमती थी, तभी मैं बाद में जब भी मुझे अकोला जाना पड़ता था या फिर कहीं जाना पड़ता तो मैं अकेले ट्रेन से ट्रैवल करती थी। कंडीशन एक ही थी, दिन का ट्रैवल, रात की ट्रैवलिंग नहीं। तो दिन का जो ट्रैवलिंग होता था वो करने के लिए मुझे मम्मी पापा परमिशन देते थे, तो मैं जाती थी। तो बहुत कई गुना मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। लोग पूछते हैं, बताते हैं, मम्मी ने बताया है, मुंह है ना, समझता है ना, मुंह है ना तो बोलना है, बोलने के अलावा कुछ भी मिलता नहीं, तो बोलो, जाओ, लोगों को फेस करो। उसके बाद ये मेरी हॉबी, जो पेंटिंग करना, डांस करना, ये सब जो है, जो वहां पे मैं उसका रूट देखती हूँ। जो बचपन में मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लिया था, प्राइजेस हासिल की थी, सबका मोटिवेशन मुझे मिल गया था, सब इनकरेज करते थे मुझे, तो उसी की वजह से मैंने थोड़ा बहुत पेंटिंग का, डांस भी मैंने यूट्यूब पे देख के कर दी थी। ऑब्जर्वेशन, कॉन्फिडेंस और मेरी विल पावर, इससे जितना भी हॉबीज चल रहा है वो हॉबीज चल रही है मेरी। शादी, जिंदगी बदल देने वाला महत्वपूर्ण मोड़ हमारे लाइफ में जो होता है वो शादी। मेरे मम्मी पापा को मेरे जन्म से, जब से मुझे इतना लॉस है ये समझ में आया, तभी से शादी होने तक शादी की चिंता बहुत थी। हर महीने में, हर साल में मैं तो सुनती थी मम्मी पापा को, शादी का कैसा होगा, शादी का कैसा होगा, इसका निगेटिव टेंशन नहीं था, शादी अच्छे से होगी ना, किससे होगी, जिस लड़के के साथ होगी, जिस ससुराल में हो जाएगी, वो घर में तब उसको संभालेंगे ना, उसको सबसे अच्छी तरह से करेंगे ना, ये टेंशन होता था, ये चिंता हो रही थी। मेरी शादी किससे होगी? आप जो फोटो में देख रहे हैं वो मेरे यजमान है, वो मेरे पति है, केदार दामले, बिल्कुल नॉर्मल तरह की हमारा दोनों का ये प्रेम विवाह है। ये भी उसने, उसको मुझे समझा, उसको मेरे बारे में पता चला, उसने भी मेरे इंटरव्यूज देखे, जिंदगी मिलेगी दोबारा और ये सब, उसको पता चला, वो मुझे एक ही बोला, तू बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही है, मैं तुझे कोई अलग डिसेबल पर्सन करके समझता नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो नॉर्मल ही है। तो उसने उसके घर वालों के साथ बातचीत की, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू देखा था, हम दोनों एक ही कास्ट से है, तो कास्ट का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो ऐसे होने के बाद अभी लास्ट 2 साल पहले 2019 में मेरी शादी हो गई, और मैं दहिसर में ही मेरा ससुराल है। मेरे सास ससुर जो प्यार, विश्वास, सपोर्ट मुझे मायके में मिलता रहा, वही वैसा ही प्यार, सपोर्ट मुझे ससुराल में भी मिल रहा है। आज भी, अभी अभी भी मैं यहाँ पे आई हूँ, सुबह भी मेरी सास और ससुर थे दोनों, वो बोले थे तू जा, हम सब घर का देखते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए। उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं कि तेरा जो प्रोग्राम है या फिर तेरा ये जो है पर घर का काम है या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पे ये करना है, नहीं, तू तेरा कर, तू अपने क्षेत्र में, फील्ड में अच्छे से सब कुछ कर, बस। उनके जो दुआएं है मेरे साथ, उनका सपोर्ट है, उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे आपके सामने बहुत अच्छी से कर रही हूँ। हम बोलते हैं टेक अवेज, जैसे हम क्या, कहीं हम गए, बच्चों को बताते थे स्कूल में क्या सिखाया, या फिर घर पे आके होमवर्क जो बोलते हैं, इनका जो बोलते हैं सबका एक जैसा मॉरल का क्या, तो ये जल्दी निदान और जल्दी इलाज करे तो अच्छा फल मिलता है। अपने सामने आई सिचुएशन को स्वीकार करो और लड़ो। जब हम पूरे मन से स्वीकार करते हैं तभी आधी लड़ाई हम वही जीत जाते हैं। ये मैं मेरे अनुभव से बता सकती हूँ। खुद पे यकीन करो, मुझे मेरे जीवन में ये मुसीबत का सही तरह से मुकाबला करना है और मैं वो करूंगी ही। ये ख्याल हमेशा हमेशा के लिए खुद को बताओ। आप खुद के साथ जितना अच्छे से बात करोगे, जितना अच्छे से करोगे, उतना उसका असर हमारे जीवन में होता है। अगर मेरे मम्मी पापा ने ऐसा बोला होता, बच्ची को चुना ही नहीं देता है, हियरिंग तो पता नहीं क्या होगा, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है भी नहीं, ऐसी करके रोके, उदास होके बैठे, अगर वो बैठते होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं आती। हौसला रखो,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस वो कोशिशें, वो मेहनत सही तरीके से होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। तो ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, उम्मीद रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, तो स्काई इज नॉट योर, स्काई इज द लिमिट। आप जो करोगे, जैसे करोगे, हम आपकी मंजिल कहीं दूर नहीं होगी, वो आपके पास। धन्यवाद। हेलो अपूर्वा जी, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, सुपर्ब। थैंक यू। सब लोग बहुत प्रेरित हुए एंड आई एम श्योर। हेलो हेलो, या हेलो। हाँ म्यूट हाँ करो, वीडियो ऑडियो ऑन किया है, म्यूट करो। ओके पेरेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपको यदि अपूर्वा जी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके, हाँ, सब साथ में नहीं। आमने सामने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप पेरेंट्स। अपूर्वा मैडम, हाँ, मैं बोलिए। पूछ लेती हूँ। जब जब तक पेरेंट्स सोचे तब तक मेरे दिमाग में एक आई है बात, वो मैं पूछ लेती हूँ। मुझे ये पूछना था कि आपके भाई का रोल क्या रहा आपकी जर्नी में? हाँ, मेरे भाई का सबसे पहले मेरी मम्मी पापा ने तो सोचा था कि दूसरा चांद तो हम नहीं ले लेंगे, एक ही बेटी पे फोकस करेंगे। ये तो मैं हूँ, मैंने बहुत जिद की थी, मैंने एक ही बात की जिद बहुत की, जो मुझे भाई चाहिए। मैंने बताया था मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए। तो फिर भाई मेरे जिंदगी में आ गया था, तभी मैं 8 साल की थी। भाई को मेरे मम्मी पापा ने अच्छी तरह से बताया था कि दीदी को कान में मशीन है, तो फिर आप मस्ती करते वक्त थोड़ा संभाल के करना। वो बहुत अच्छी से केयर करता था, बहुत ख्याल रखता था। कभी मैंने, तो मुझे अभी याद भी नहीं है कि कभी ऐसे कुछ हमारे झगड़े हुए मशीन के बारे में या फिर मेरे चुनने के बारे में। उसका सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मिलता रहा, जैसे मेरे मम्मी पापा वैसा ही वो बहुत अच्छी तरह से उसका आज भी मुझे सपोर्ट मिलता है। कि आज भी अगर मैं इतना इंस्पिरेशनल स्पीकर करके लोगों के सामने जाती हूँ, तो वो भी सबको बताता है, फ्रेंड्स को, कि मेरी दीदी ने ऐसा किया है, ये है वो है। बहुत सारे वो ये एक बात भी बताता बोलता है कभी कभी कि पहले 8 साल जिंदगी के मेरे जो थे, तभी वो मेरी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही थी, मैं ज्यादा कुछ अच्छे से परफॉर्म कर रही थी तब तब सब मोड़ पे। तो वो तब देखने के लिए वो नहीं था, तो वो हमेशा बोलता है कि दीदी मैं नहीं था, मैं बाद में आया। तो फिर बात की जो है वो तब वो देखता है, पर उसका सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मुझे मिलता रहा। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है? हेलो, हाँ चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। माधवी दीदी, कैन यू रीड? एक मिनट, नो नो नो, आई कैन आप नॉट। कैमरा ऑन कर सकते तो भी चलेगा, तो फिर अगर इन केस मुझे सुनने में दिक्कत हो रही हो तो फिर मैं लिप रीड कर सकती हूँ। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जरूर। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स ने इतना जल्दी स्टार्ट किया, तो आप राइट एज में मतलब बन सकी हो कुछ। अब मेरी बेटी 12 इयर्स की है, अगर अब आज से शुरू किया तो क्या वो राइट एज में बन पाएगी मैम? जो मैं क्यों नहीं? सोचती हूँ उसके लिए, जो मतलब आपका क्वेश्चन आधा ही समझा। आपकी बेटी आर्ट्स में है और नहीं, मेरी बेटी 12 साल की है मैम। हाँ 12 साल की है। हाँ, और मैम तो जैसे मतलब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए मतलब सोचा और जितनी मेहनत किया, तो मैंने स्टार्ट से तो नहीं किया मैम, मुझे तो बहुत लेट पता चला। तो मतलब और स्कूल में भी वो 4 साल से जा रही है, और ये एक लॉकडाउन 5 साल हो गए हैं। तो अगर मैं आज से ये चीज शुरू करूं, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके पीछे मेहनत किए थे, तो वो राइट एज में मतलब वो बन पाएगी जो मैं चाहती हूँ? मुझे बीच बीच में समझ में नहीं आ रहा है। अस्मिता मैम, कैन यू प्लीज? अब वो पूछ रहे हैं कि आपकी कथा में आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने जल्दी शुरुआत की, और हाँ। उसको बहुत महत्व है कि आपने जल्दी शुरुआत की। उनकी बेटी 12 साल की है, और वो पूछते हैं कि अभी क्या वो भी वो सब हासिल कर सकती है जो आपने किया है? क्या वो उम्मीद की जा सकती है? अच्छा,
वो पॉइंट है जो आप कराने को बोलोगे। ये जो मैंने जो किया है वो मैं साइंस स्ट्रीम में जाके किया, तो साइंस का जो 11वीं 12वीं था वो करके उसके बाद सीईटी होती है वो मैंने करके आगे जाके वो किया। तो अगर ऐसी ही कोई भी क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए पहले क्या क्या करना पड़ेगा उसका आपको एक बार अच्छी तरह से होमवर्क करना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आ रही। हाँ, आप तो स्क्रीन वो शेयर सब स्टॉप अगर करेंगे अच्छे से क्या? अपूर्वा मैडम, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे तो कनेक्टिविटी हाँ का चलेगा, लोड कम हो यस जाएगा। यस यस, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शेयर। एक ही मिनिट, हाँ, स्क्रीन बंद करायची। पर है स्क्रीन शेयर स्टॉप। तब तक मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाँ, 1 मिनट आप आपके जो फीडबैक है वो आप जरूर लिखिए और अपने चैट बॉक्स या पेरेंट्स ग्रुप में डालिए। ये भूलना नहीं है, आपके फीडबैक की बहुत जरूरी। थैंक यू, यू कंटिन्यू अपूर्वा जी। yeah, एक सेकंड, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप द स्क्रीन। इट इज मैडम वरती Stop share, हाँ, yes, स्टॉप yes. शेयरचा ऑप्शन आहे. हाँ यस यस यस, हाँ हाँ, वो ऑप्शन गया था पहले। हाँ, अभी समझ में आ रहा है मेरा? हाँ, तो जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से मैं बता दूं कि जुवेरा शेख, हाँ, तो ये जो है आपको पहले से देखना पड़ेगा कि उसमें किस उसको कहाँ एडमिशन लेनी है, क्या कराना है, उसका आप उसके साथ बातचीत करके या फिर आप उसको एक्टिविटीज वगैरह देखिए, उसका रुचि कहाँ पे है वो आप देख सकते हैं। अगर उसको यही फील्ड में, मेडिकल फील्ड या फिर पैरामेडिकल फील्ड में उसको आने के लिए अच्छे से इंटरेस्ट है तो आप उसकी तरफ से उससे कोशिश शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अपूर्वा मैम। मैडम, मैं ऐड कर दूं आपके जो जवाब आपने दिया उसी के साथ मैं एक पॉइंट ऐड करती हूँ हाँ। कि किसी भी बालक की तुलना किसी भी बालक के साथ हम लोग नहीं करेंगे। अपूर्वा मैडम ने बहुत हासिल किया है, बट जरूरी नहीं कि अपने बच्चे भी अपूर्वा मैडम ही बने। उनसे प्रेरणा लेनी है और उन्होंने जो संघर्ष किया उससे और सकारात्मक तरीके से जो उन्होंने अपनी जिंदगी जी है अपने पेरेंट्स के सहारे, और हैट्स ऑफ उनके पेरेंट्स के लिए। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए पॉजिटिविटी के। बट इसके लिए मतलब प्रभावित होना है और अपना संघर्ष के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है। पर जरूरी नहीं है कि ए या बी या सी जिसने जो किया वही आपका बेटा या बेटी करे। उनके अपने सपने होंगे, आपके अपने सपने होंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि वो संघर्ष करना है, खुश रहना है और सकारात्मकता से आगे बढ़ना है। जो आजू बाजू में चिढ़ाने वाले, पांव खींचने वाले, ये जो चीजें होती है उनसे दूर रहना है, ये इम्पोर्टेंट है। और किसी को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करिए, पूछिए। पेरेंट्स पूछना हो तो जल्दी पूछिए सवाल। और मैं एक बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो के लिंक मैंने डाले नहीं है, जो मेरे इंटरव्यूज हुए हैं, अगर उसी की लिंक किसी को चाहिए होगी तो प्लीज अस्मिता मैडम या फिर माधवी मैडम को बता दीजिए। मैं मेरी तरफ से लिंक जो है इंटरव्यूज के मैं शेयर कर दूंगी। तो फिर सबको अगर वो इंटरव्यूज देखना है, इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों लैंग्वेज में है, तो किसी को अगर देखना है तो जरूर आप देख सकते हैं। अपूर्वा मैडम, अगर फिर भी पेरेंट्स नहीं कुछ पूछ रहे तो मैं और एक सवाल पूछ लेती हूँ। मे बी ये आखिरी सवाल हो सकता है टाइम वाइज, बट जो भी कर्णबधिर बालक होते हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है साक्षरता विकास, लिटरेसी डेवलपमेंट। साक्षरता विकास उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। अक्सर ये देखा जाता है कि डेफ बच्चे लिखने और पढ़ने में पीछे रह जाते हैं। तो आई एम श्योर आप इतना मास्टर्स तक आगे गए हैं तो आपके लिटरेसी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हुआ होगा। तो उसके लिए विशेष तौर पे किसने और क्या प्रयास किए?
हाँ, वो जो है एक मैं बताना भूल गई कि पढ़ने के लिए जो एक रुचि होती है, उसका सबसे बेसिक ये होता है रीडिंग राइटिंग, द वेरी बेसिक ऑफ एनीथिंग। अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, और पढ़ना, अगर अब मुझे कोई जापानीज बुक दे दिया तो मैं सिर्फ ऐसी देखूंगी ना, शायद मुझे जापानीज थोड़ा भी आता हो तो भी मैं कुछ पापा कुछ अलग ही बात करूंगी, समझ में तो आएगा ही नहीं। तो रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग भी आता है। जब भी मैं छोटी थी, मुझे कहानियां मम्मी पापा पढ़ाते थे, तो कहानियां सुन के कुछ पिक्चर देख के वो रुचि निर्माण हो गई पढ़ने की। मैं इतना पढ़ती थी, रीडिंग बहुत करती थी, मेरी लाइब्रेरी लगाई थी। मेरी लाइब्रेरी दूसरी जगह पे थी और मेरे घर से वो लाइब्रेरी दूर थी, तो मैं इतना जिद कर रही थी कि मुझे लाइब्रेरी में जाना है। तो वहां पे मेरी शुरुआत हुई खुद के ट्रैवलिंग की। मम्मी पापा ऑफिस जाने के बाद समर वेकेशन में मैं खुद ट्रैवल करती थी, बस के लाइब्रेरी में बैठती थी, 4-5 घंटे पूरा पढ़ना, अलग अलग तरीके के कहानियां हो या फिर किसी का बायोग्राफी हो, ये सब पढ़ने में मुझे पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग का जो था, मुझे किसी को सिखाना नहीं पड़ा, वो अपने आप से हो गया। तो बच्चों में पहले अगर ये रुचि निर्माण करें हम पढ़ने की, अंडरस्टैंडिंग की और लिखने की, तो वो बेसिक जो था वो पहले एक ही लैंग्वेज में करो। जब भी विकास विद्यालय में एडमिशन लिया था, उसके बाद नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेने के टाइम मम्मी पापा के साथ यही हुआ था कि पापा को मैं इंग्लिश में जाना चाहती थी और मम्मी को मैं मराठी लैंग्वेज में जाना चाहती थी। तो इस पे इतना ये हो गया था कि प्रिंसिपल ने कहा कि वो घर में जिस भाषा में बात करती है, जो भाषा घर में उसके कान में पड़ती है, वही भाषा में उसको स्कूल में डालू। तो मराठी एक ही लैंग्वेज 3-4 साल इतनी कान पे गिर रही थी मराठी लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज अच्छी होने के बाद वही लैंग्वेज पे दूसरे लैंग्वेज का बेस जो था, एक बिल्डिंग जो बनाते हैं, वो इतना अच्छी तरह से हुआ था कि मैं 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में साइंस और मैथ इंग्लिश में थे। तो मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं बताया कि अभी ये इंग्लिश है तो फिर मराठी इंग्लिश डिक्शनरी लेके बैठ, जो इंग्लिश में पढ़ रही है वो इंग्लिश में पढ़, इंग्लिश में सोचना शुरू कर तो इंग्लिश आ जाएगी। तो हर एक लैंग्वेज उसी जगह पे रखूं। आज जो मैं देखती हूँ ना, इतना पेरेंट्स लोगों का अट्टाहट, क्या बोलती जिद होती है, इंग्लिश में ही जाना चाहिए। अरे इंग्लिश बचपन में थोड़ी कोई चीज सुनता है, बाद में भी कर सकते हैं ना। पहले उसका बेसिक जो लैंग्वेज है वो अच्छे से होने दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिटरेसी डेवलपमेंट जो होती है ना, उसका कहीं रूट यही पे है, एक लैंग्वेज, फोकस और स्टिक टू वन लैंग्वेज। अगर आप एक लैंग्वेज अच्छे से बच्चों को बताते हैं, करते हैं, तो बच्चा खुद ही दूसरी लैंग्वेज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आज मुझे भी मराठी लिखना पढ़ना पसंद है, इंग्लिश लिखना पढ़ना पसंद है। मैं मराठी में पोएम्स करती हूँ, हिंदी में पोएम्स करती हूँ, इंग्लिश में करती हूँ, पर हिंदी जो हमारा डे टू लाइफ बोलना जो होता है, उसका एक वजह इतना कुछ मिला नहीं। स्त्री वाला हो या फिर दूध वाला भैया हो, जैसा मोड़ के बोलते हैं ना, मोड़ के तोड़ कर जो होता है बात करना, उसी में मैंने किया। पर उसमें भी कॉन्फिडेंस था कि जो करूंगी कॉन्फिडेंस से करूंगी, जिसकी बेस पता है। मराठी लैंग्वेज तो आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। आज मैं कहीं जाऊँ बाहर आउट ऑफ इंडिया, तो मुझे बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए आता है, ये कॉन्फिडेंस है। तो उसी की वजह से अगर कोई और अलग लैंग्वेज मुझे सीखना हो, संस्कृत तो आता है और कोई जापानीज या फिर कोई फ्रेंच वगैरह, तो तभी भी मन में यही रहेगा कि ऑलरेडी मेरी बेसिक अच्छा है ना, तो मैं आगे कर सकती हूँ। ये जो आप कह रहे थे ना मैडम, इससे हम कनेक्शन कर सकते हैं कि अगर एक आदमी बेसिक ग्रेजुएशन तक है, तो उसको पता होता है मुझे कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, और उसको बेसिक ग्रेजुएशन ही नहीं है उसका, और वो ऐसी यहाँ वहां तीर मार रहा है, यहाँ नौकरी मिलेगी वहां नौकरी मिलेगी, तो मेरा ग्रेजुएशन का 1 ही साल हो गया है, 2 साल हो ही नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहता है। तो वही लिटरेसी डेवलपमेंट में दिखता है। एक लैंग्वेज बराबर नहीं है तो मम्मी पापा और बच्चे तीनों दोनों लैंग्वेज के भीतर घूमते रहते हैं, इधर ये भी नहीं फिर वो भी नहीं, तो वो प्रॉब्लम होती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू वेरी मच। सो माधवी दीदी, अगर और कोई क्वेश्चन ना हो तो हम लोग वाइंड अप करें। वाइंड अप कर रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच अपूर्वा जी, आपका जर्नी इतना फंटास्टिक है कि ऐसे लग रहा है कि सुनते ही रहे, लेकिन थोड़ी टाइम की भी पाबंदी है। फिर भी आपने आपका अनुभव जो शेयर किया है, आपका स्ट्रगल जो शेयर किया है, आई एम श्योर सब पेरेंट्स आपसे सीख के जाएंगे, और हर एक के मन में एक उम्मीद की किरण जागृत हो गई होगी कि एक ना एक दिन हम भी हमारे बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम हमारा, हाँ आप बोलना चाहते हैं?
एक रिक्वेस्ट थी, मैं फोटो निकाल सकती हूँ सबका एक साथ फोन में? हाँ हाँ, हम लोग भी बोलते हैं टुवर्ड्स द एंड कि सब अपना वीडियो ऑन करे जो करना चाहते हैं। यस यस, नाउ हाँ, जिनको करना है वो कर सकते हैं, नहीं कोई कंपल्शन नहीं है। बस मेरे अगर मैं कहीं और जाऊँ प्रेजेंटेशन देने तो मुझे इसका भी एक हिस्सा डालना है वहां पे कि मैंने यहाँ पे भी ऑनलाइन दे दिया था, बाकी कुछ नहीं। यस यस, या जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन करें, एक फोटो ले लेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे थे तो मुझे मेरी ये कहानी शेयर करने का एक अनुभव मिल गया। मेरे ऑलरेडी जितने अनुभव है उसमें एक की एडिशन हो गई, और मैं अस्मिता मामा और माधवी दीदी को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी यहाँ पे आने के लिए। अभी ये जो बाहर भीतर इतना निगेटिव एनवायरनमेंट है तो उसमें मैं मेरा कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकूं, ताकि घर में बैठ के भी बच्चों का ये जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, स्ट्रगल है, वो टूटा ना रहे, वो हमेशा चालू रहे। श्योर। इसी सकारात्मक के साथ हम हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं।